92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी स्वप्ना टॉकीज। यह है सुबह की पहली किरण। देखो कैसे ये मेरे सिनेमा हॉल की दीवारों पे लगी इन तस्वीरों से गुजरते हुए भीतर दाखिल हो रही है। कैसे इसने सामने वाली खिड़की से बड़े प्यार से इजाजत ली है और भीतर आते ही थिएटर के दरवाजे की ओर देखते हुए इस आवारा को जगाया है। अब इसने अटखेलियां करते हुए दीवार की ओर रुख ले लिया है ताकि मेन हॉल की 2 बीघा जमीन के पास पहुंच के कल, आज और कल के पास लगे पर्दे के पीछे छिप सके। आज पहली बार इस वक्त स्वप्ना टॉकीज में बैठ के सुबह को भीतर दाखिल होते देख रहा हूं। ये टॉकीज नहीं है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है जिसकी परवरिश मैंने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह की है। आज भी याद है इसका पहला दिन, इसके पर्दे पे पहली फिल्म। सच बताऊं तो जब लाइटिंग रूम से रील घुमाते वक्त पर्दे पे इजाजत फिल्म का वो गाना बजा तो लगा कि फिल्म के किरदार सीधे मुझसे बातें कर रहे हों। वो सारे किरदार दूर होके भी मेरे इतने करीब हो गए थे जैसे मेरा उनसे रोज का उठना बैठना हो। पर वक्त ने कुछ ऐसी करवट बदली कि मल्टी स्क्रीन सिनेमा और मॉल्स की दौड़ में मेरे सिंगल स्क्रीन सिनेमा का हाथ समय से छूटता गया। अब तो शायद वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मैं अपने बच्चे को मरते हुए कैसे देखूं? उस रात वृंदा ने ये चंद लाइनें अपने पिता राजेश जोशी की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी पाई थी। कुछ 48 घंटे बीत चुके थे उनको गुजरे हुए। उनके देहांत से न सिर्फ वृंदा बल्कि पूरा मेरठ शहर सदमे में था। होता भी क्यों ना, राजेश जोशी उनके बीच न सिर्फ अपनी लिखी हुई बेहतरीन कहानियों के लिए जाने जाते थे बल्कि उस जगह के लिए भी जिसने इस शहर को सबसे पहले सिनेमा के बड़े पर्दे से मिलवाया था, उनका अपना स्वप्ना टॉकीज। वृंदा ने कुछ ढूंढते हुए उस डायरी के शुरू के कुछ पन्ने पलटे ही थे कि एक बूढ़ी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वृंदा बिटिया, कुछ खाया तूने? ये और कोई नहीं बल्कि टॉकीज की और राजेश जोशी की सेवा करने वाले गोकुल काका थे। गोकुल काका, क्या पापा को आपने कुछ बताया था? वृंदा की नम पड़ती आंखों में गोकुल काका ढेर सारे प्रश्न साफ देख सकते थे। मेज पर बिखरे कागज हटाते हुए गोकुल काका ने खाने की थाली रख दी और दीवार के खाली हिस्से को देखते हुए बोले, बिटिया, कुछ महीनों से जोशी जी को कई खत आ रहे थे। उनको पढ़ के वो बार बार बेचैन हो जाते थे और 2 दिन पहले उनको ये खत मिला था जिसको पढ़ के वो बिल्कुल शांत पड़ गए थे, खाना तक नहीं खाया था। परसों तो पूरी रात टॉकीज में बिताई और अगली सुबह घर लौटते दौरा पड़ गया। वृंदा ने ये सुनते ही काका का दिया वो खत पढ़ा। सरकार का आखिरी नोटिस था, राजेश जोशी के पिता का बनवाया हुआ सिनेमा हॉल स्वप्ना टॉकीज खाली करवाने का नोटिस। वो दिन पर दिन कम होते दर्शकों और बढ़ते टैक्स के बोझ के चलते सालों से खड़े शहर के सबसे बड़े सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल को बचाने में नाकाम रहे थे। हर सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की तरह स्वप्ना टॉकीज भी उभरते मल्टीप्लेक्सेस के सामने दम तोड़ रहा था। राजेश जोशी के लिए यह सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं था बल्कि उनकी जिंदगी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी स्वप्ना टॉकीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने सिनेमा घर स्वप्ना टॉकीज को खाली करने का आखिरी सरकारी नोटिस मिलने के बाद
राजेश जोशी की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी वृंदा मुंबई से मेरठ आती है और वहां वो उनकी डायरी को पढ़ के उनके अकस्मात गुजर जाने का कारण जानने की कोशिश करती है। अब आगे। वृंदा भी अपने पिता की तरह एक लेखक थी। फर्क बस इतना था कि उसके पिता की कहानियां ज्यादातर किताबों में मिलती थी और वृंदा की कहानियां 70 mm के सफेद पर्दे पर, जहां उसने पिछले 12 सालों में जिंदगी के अलग अलग रंगों की छाप छोड़ी थी। इन सालों में मेरठ से दूर बंबई में रहते हुए उसने कभी अपने पिता को अकेला महसूस नहीं होने दिया था। हर महीने थोड़े समय के लिए वो जोशी जी से मिलने चली आती थी, लेकिन पिछले 1 साल से आने जाने का सिलसिला थम सा गया था। वजह थी वृंदा की लिखी हुई लगातार फ्लॉप फिल्में। पिछले 12 साल से वृंदा की कहानियों को मिल रही प्रशंसा 1 साल से असफल हवा के थपेड़े खा रही थी। इसके चलते वृंदा अपने पिता के साथ वक्त बिताने की बात सोचती भी तो उसका मन कई सवालों से घिर जाता। क्या सोचेंगे पापा मुझको ऐसे हारा हुआ देख के? क्या जोड़ पाएंगे वो मेरी उम्मीदों की टूटती कड़ी को? एक तरफ वृंदा की परेशानियां थीं तो दूसरी तरफ राजेश जोशी का वो संघर्ष जो वो अकेले अपने सिनेमा हॉल को बचाने के लिए कर रहे थे। वृंदा को अपने पापा के अकस्मात गुजर जाने का कारण पता चल गया था, लेकिन कुछ सवाल उसको अभी भी रह रह के परेशान कर रहे थे। इनके जवाब खोजती वो हर रोज अपने पापा के किसी न किसी दोस्त या जानकार से मिल रही थी और आखिरकार जवाब मिला उसके पिता के करीबी दोस्त फिरदौस अंकल के पास, जो पेशे से एक पब्लिशर भी थे। कल जब वृंदा उनसे मिलने गई तो उन्होंने ही बताया, वृंदा हाल फिलहाल तुमसे जोशी जी ने स्वप्ना टॉकीज के बारे में कुछ जिक्र किया था क्या? बातों बातों में वृंदा के मन की उथल पुथल को समझते हुए फिरदौस अंकल ने पूछा। नहीं अंकल, काफी समय से इस बारे में हमारी बात नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कुछ कहा था शायद। उस दिन जब मेरी लिखी हुई फिल्म रिलीज हुई थी स्वप्ना टॉकीज में, कहा था कि शायद आखिरी पिक्चर है जो वो वहां देखने जा रहे हैं। वजह पूछने पे कुछ खास? वृंदा कुछ आगे कह पाती कि फिरदौस अंकल ने उसको बीच में ही टोक दिया। वजह वो तुमको बताना नहीं चाहते थे वृंदा। वो जानते थे कि तुम अपनी परेशानियों से इतनी घिरी थी कि तुम्हें और परेशान करना ठीक नहीं था। दरअसल जोशी जी ने यह बात मेरे अलावा सबसे छुपाई थी। फिरदौस अंकल ने वृंदा को राजेश जोशी की हाल में ही लिखी हुई आखिरी किताब मेरे सिनेमा घर की पहली टिकट की पहली कॉपी देते हुए बात जारी रखी। यह किताब तुम्हारे पिता की आखिरी किताब है जिसको वो जल्द से जल्द छपवाना चाहते थे। मुझसे पहले कई बड़े पब्लिशर्स को चिट्ठियां भी लिखी थी, लेकिन कोई भी उनको उतनी रकम देने को तैयार नहीं था जितनी उनको स्वप्ना टॉकीज को बचाने के लिए चाहिए थी। आखिरकार कोई बड़ा पब्लिशर न मिलने पे यह किताब उन्होंने मुझे को छापने के लिए दे दी थी। पापा को पैसों की इतनी जरूरत थी और उन्होंने इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मैं भी तो उसी टॉकीज के आसपास ही पली बड़ी थी। मैं आज जो कुछ हूं उसमें कहीं न कहीं इस टॉकीज का भी थोड़ा हाथ है। अपने पापा की किताब को सीने से लगाए वृंदा खामोश बैठी सोचती रही। पापा तो चले गए, अब क्या उनका टॉकीज भी? इस सवाल ने वृंदा को पूरी तरह से जकड़ लिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी स्वप्ना टॉकीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना, वृंदा फिल्म लेखिका हैं। अपने पिता के गुजर जाने के बाद मुंबई से मेरठ आती हैं। वहां उसको अपने पिता की लिखी एक आखिरी किताब मेरे सिनेमा घर की पहली टिकट मिलती है। उस किताब से यह भी पता चलता है कि पैसों की कमी के चलते उसके पिता इसको जल्द से जल्द छपवाना चाहते थे ताकि इससे मिली हुई रकम से वो स्वप्ना टॉकीज को बचा सकें। अब आगे। पापा, काफी दिन हो गए, आपने कोई किताब नहीं लिखी? लिखूंगा बेटे, बस टॉकीज के सिलसिले में कुछ जरूरी काम में फंस गया हूं। उसे फिर से वही शक्ल और रुतबा देना चाहता हूं जो पहले हुआ करता था।
फॉर गॉड सेक पापा, कब तक उस फ्लॉप थिएटर के लिए आप परेशान होते रहोगे? अब लोग मल्टीप्लेक्स में जाते हैं, वो क्यों आएंगे सिनेमा हॉल में फिल्म देखने? किसी बिल्डर को क्यों नहीं बेच देते आप? अरे वहां अच्छा खासा मल्टीप्लेक्स बन सकता है। पिछली बार पापा से हुई बात का एक टुकड़ा वृंदा के जहन में अटक गया। नहीं बेटे, इन बड़े शहरों की चकाचौंध की धूल अभी मुझ पर नहीं चढ़ी है, लेकिन अब तुम ये नहीं समझ पाओगी। उस वक्त वृंदा की बातों से निराश होके राजेश जोशी ने फोन रख दिया था और कई दिनों तक बात भी नहीं की थी। फिरदौस अंकल से मिलने के बाद वृंदा वापस घर आ गई। रात काफी हो गई थी और वृंदा की आंखों में नींद नहीं थी। उसने पापा की लिखी किताब को पढ़ने की हिम्मत जुटाई। पेज नंबर 3, तीसरा पैराग्राफ। बचपन का ये वो समय था जब मुझको नींद जल्दी नहीं आती थी, और अगर आती भी थी तो मां अक्सर गहरी नींद से उठा देती थी। नींद न आने की वजह थी रात अक्सर जागते हुए दिलीप कुमार, मधुबाला, गुरुदत्त, शम्मी कपूर, वैजंती माला, मनोज कुमार और आशा पारीक को अपने लिखे डायलॉग्स बोलते सोचना, या मुगले आजम, चौदहवीं का चांद और गंगा जमुना जैसी कहानियों को अपने तरीके से सोचना। लेकिन जब नींद आ जाती तो मां आधी रात में मुझको उठा देती। वजह यह थी कि सोते हुए भी मैं जोर जोर से, भगवान के लिए ऐसा मत करो, यहां तुझे तेरी मौत ले आई है, नहीं और ऑनर मैं बेकसूर हूं, तेरी कसम खून की नदियां बहा दूंगा, जैसे फिल्मी डायलॉग सपने में बोलता था। मां तो परेशान थी। बेटा, इस कदर फिल्में देखेगा तू तो एक दिन पागल हो जाएगा। इस पागलपन को नापने का पैमाना क्या होता है ये तो मुझको बचपन में नहीं पता था। हाँ, मगर इतनी छोटी उम्र में स्कूल की क्लास में बैठे घोड़ों की दौड़ती आवाजें सुनाई पड़ना, या टीचर की बसंती कश्मीर की कली की पोशाकों में कल्पना करना शायद उसका पहला पड़ाव था। मेरे पिता और शहर के मेयर ज्ञानी चंद्र जोशी कहीं न कहीं मेरे पागलपन के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगे थे। वो जानते थे कि उनके बेटे का फिल्मों के प्रति इतना रुझान यूं ही नहीं आया था। इसके पीछे उस जगह का हाथ था जिसको मेरठ के लोग शहर का सबसे पहला सिनेमा घर मानते थे, और ज्ञानी चंद्र जोशी को वहां का संस्थापक, क्योंकि उन्होंने अपनी पुरखों की जमीन देके मेरठ का पहला सिनेमा घर स्वप्ना टॉकीज खोला था। लेकिन उनको क्या पता था कि यहीं कहीं से चल के घुसेगा वो फिल्मी कीड़ा जोशी परिवार में, जो सर्वप्रथम उनके सुपुत्र यानी मुझको काटेगा और बाद में उनकी पोती वृंदा जोशी को। अपने पापा के बीते बचपन का वो अनकहा किस्सा पढ़ के वृंदा के मन की उलझन कुछ सुलझने सी लगी थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो उससे कुछ कहना चाह रहे थे या कहीं हाथ पकड़ के ले जाना चाह रहे थे, शायद उस जगह जहां वो अक्सर उनके साथ बचपन में जाया करती थी। और आखिरकार अगले दिन वृंदा 10 फुट ऊंचे बेड़ियों में सिमटे स्वप्ना टॉकीज के गेट के सामने खड़ी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी स्वप्ना टॉकीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना वृंदा एक फिल्म लेखिका हैं। अपने पिता के गुजर जाने के बाद वो मुंबई से मेरठ आती हैं, जहां अपने पिता की अकस्मात मृत्यु का कारण ढूंढते हुए उनको अपने पिता की आखिरी किताब की एक प्रति मिलती है। किताब पढ़ने पे उनको ये एहसास होता है कि क्यों इस सिनेमा टॉकीज में उनके पिता की जान बसती थी। अब आगे। आज पहली बार अपने पिता की नामौजूदगी में टॉकीज के इस गेट को खोलते हुए उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। ये गेट बरसों से राजेश जोशी के लिए एक ढाल था। वो ढाल जिसने अपनी मजबूत सलाखों के बल पे बेकाबू होती भीड़ को न जाने कितनी बार काबू किया था, और वृंदा के लिए वो रास्ता जहां पहुंच के वो नई नई कल्पनाओं और सोच का हाथ थामे दूर तक फासला तय करती थी। पर आज ये गेट इतना कमजोर हो चुका था कि एक थपकी से सहम जाए। आज पहली बार टॉकीज के अंदर कदम रखते वृंदा को धक्के मुक्के के साथ घुसती भीड़ की कमी महसूस हो रही थी, वो जो एकदम से गेट खोलते ही उमड़ पड़ती थी। बचपन में जब कभी इस भीड़ से वो डर जाया करती थी तो वो अपने पापा से पूछ बैठती थी
पापा ये भीड़ कब कम होगी? इस पे जोशी जी हंसते हुए जवाब देते थे, बेटे ये भीड़ ही तो है सिनेमा घर की शान, ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। स्वप्ना टॉकीज की वही शान आज एक फटे हुए फिल्म बैनर में छिपी झूल रही थी। उसका एक सिरा हवा के बदलते रुख के अनगिनत थपेड़े झेल चुका था। आसमान में टंगे और जमीन पे लथड़ते, जैसे दोनों में से किसी एक जगह अपना ठिकाना ढूंढ रहा हो। आज इसकी चटकती दीवारों को छुपाने में नाकाम पोस्टर्स भी कहीं न कहीं इसकी लुटी हुई बादशाहत की कहानी बयां कर रहे थे। जमीन पे बिखरे पोस्टर्स को देख के वृंदा को पापा की एक बात याद आ गई। तब जब वृंदा ने अपनी पसंदीदा फिल्म का पोस्टर यहां से उतार के अपने कमरे में लगाने की जिद की थी। नहीं बेटे, इसको यहां से नहीं उतारते, ये तो इस हॉल की खूबसूरती है, इसकी जान है। पर अगले ही दिन उन्होंने फिल्म का एक नया पोस्टर वृंदा के कमरे की दीवार पे खुद लगा दिया था। बस यही तो मिला था वृंदा की कल्पनाओं को भी एक पोस्टर। फिर तो न जाने इन कल्पनाओं के कितने पोस्टर उसके मन की दीवारों पे लगते चले गए। गेट से थोड़ा आगे बढ़ते सिनेमा घर के टिकट काउंटर की ओर देखती वृंदा को स्कूल की छुट्टियों के वो दिन याद आ गए। तब गोकुल काका के साथ वो बड़े शौक से टिकट काउंटर पे बैठ जाया करती थी और खिड़की के भीतर झांकते हर अनजान चेहरे को बड़े ध्यान से देखा करती। कितने उतावले होते थे वो चेहरे। कोई अरे भैया पिक्चर शुरू तो नहीं हुई पूछ के अपनी हांफती सांसों को तसल्ली देता था, तो कोई लास्ट के 2 टिकट मिल जाने पे अपनी किस्मत पे दोस्तों के साथ कॉलर ऊंचा करके इतराता था। कोई तो गोकुल चाचा से ही पूछ लेता था, अरे भैया ये पिक्चर है कैसी? जैसे गोकुल चाचा कोई फिल्म क्रिटिक हो। पर आज न तो लोगों की भीड़ थी और न चाट पराठे वालों के कतारों में खड़े वो ठेले जहां लोग संडे की शाम को फिल्म के बाद अपने परिवारों के साथ आया करते थे। वृंदा पुरानी यादों की लॉबी को पार करते हुए थिएटर के दरवाजे पे पहुंच गई। बचपन में इसके खुलने का इंतजार वो कभी कितनी बेसब्री से किया करती थी। कई बार तो चलती फिल्म में उसने पर्दे को छूने की कोशिश भी की थी। उसको लगता था कि पर्दे पे चल रहे सारे किरदार इसके पीछे छिपे बैठे हैं। सोचते सोचते वृंदा के चेहरे पे मासूम सी हंसी तैर गई। वृंदा ने थिएटर का मेन स्विच ऑन किया तो जो सामने था उसने उसकी हंसी को रोक के आंखों को फिर से नम कर दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी स्वप्ना टॉकीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपने पिता के सिनेमा प्रेम और उस सिनेमा टॉकीज से खास लगाव का एहसास वृंदा को उनकी आखिरी लिखी किताब पढ़ के होता है। वृंदा अपने पिता के गुजरने के कुछ दिनों बाद स्वप्ना टॉकीज में जाती है और वहां से जुड़ी बचपन की सारी यादों को फिर से तलाशती है। अब आगे। वृंदा कुछ पल खामोश उस पर्दे को देखती रही जिसने सालों से सीना ताने बेहतरीन फिल्मों और कहानियों का अनुभव शहर के लोगों तक पहुंचाया था और पसंद न आने पे बिना किसी झिझक के लोगों की बुराइयां भी सुनी थी। आज उसके पास दिखाने के लिए अपनी बदहाल कहानी के अलावा कुछ भी नहीं था। बड़ी बेरहमी से फाड़ा गया था उसको। पूरा थिएटर टूटी फूटी तितर बितर पड़ी कुर्सियों में बटा था। वृंदा ने धीरे से कदम आगे बढ़ाए तो उसके जूते के तल्ले की छाप फर्श की धूल पे छपती चली गई। काका, क्या हशर हो गया इसका? वृंदा ने कहा तो उसकी आवाज खाली हॉल में गूंज पड़ी। क्या करते बिटिया? साहब ने इस जगह को बचाने की हर कोशिश भी की। टैक्स की बढ़ती रकम और दर्शकों की लगातार घटती गिनती के चलते आखिरकार उनको ये जगह किराए पे उठानी पड़ी। कभी कभी सम्मेलन तो कभी किसी स्कूल को और एक बार तो सर्कस वालों को भी। गोकुल काका से ये सच सुनने के बाद 2 पल भी वहां रुकना वृंदा के लिए मुश्किल सा हो गया था। वो बिना कुछ कहे अपने ही कदमों के निशानों को कुचलती हुई बाहर आई और घर चली गई। उस शाम वृंदा ने यह तय कर लिया था कि किसी भी हाल में वो स्वप्ना टॉकीज को बचा के रहेगी।
सारी रात वृंदा सोचती रही, पर क्या करे कुछ समझ में नहीं आया। कैसे इस सिनेमा से उखड़े दर्शकों को वापस जोड़ा जाए। रात उसको देर से ही झपकी लगी और उठी तो सुबह के 10 बज चुके थे। उसने नाश्ता भी नहीं किया। फिरदौस अंकल और अपने वकील के साथ जाके एंटरटेनमेंट ऑफिसर से मुलाकात की। कानूनी नियमों को समझ के सबसे पहले अपने पापा का सबसे भारी बोझ हल्का करते हुए अब तक की बकाया टैक्स की रकम पूरे 3 लाख रुपए चुका दिए। इतनी रकम कहीं जाया ना चली जाए। देख लो बेटी, सिनेमा को मरते हुए तो हम भी नहीं देखना चाहते, लेकिन अंकल ने कहा था। पर वृंदा हर हाल में सिनेमा को बचाने की ठान चुकी थी। कुछ ही दिनों में लोगों ने देखा कि स्वप्ना टॉकीज के दरो दीवार को रंगों से पुतवाया जा रहा है। वृंदा ने अपनी बची खुची सारी पूंजी सिनेमा को चमकाने में झोंक दी थी। उसने शहर के बुजुर्ग गुल्लू पेंटर से सिनेमा की छत पे लगने वाले होर्डिंग्स भी बनवाए। बेटी, मैंने पूरे 20 साल इस सिनेमा के पोस्टर बनाए। मुझे शोहरत भी तो यहीं से मिली। आज तुम इसको बचाने आई हो तो अच्छा लग रहा है। तुम पैसों की फिक्र ना करना, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। कहते हुए गुल्लू पेंटर की आंखों में आंसुओं की कुछ बूंदें उभर आईं। गुल्लू पेंटर से मिलकर वृंदा जब वापस टॉकीज आई तो गोकुल काका गेट पे ही मिल गए। उस वक्त धुंधले पड़ चुके स्वप्ना टॉकीज के नाम की लाइटों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा था। सिनेमा की हालत तो नई सी हो गई है, काश तुम पहले आ जाती तो। कहते हुए गोकुल काका चुप हो गए। वृंदा ने देखा कि रंग बिरंगी रोशनी में स्वप्ना टॉकीज का नाम जगमगा रहा था और वहां से गुजरने वाले लोग उसको एक पल रुक रुक के देख रहे थे। महीने भर में ही स्वप्ना टॉकीज धूल की गर्द से उठकर नए रंगों में सराबोर हो गया था। कुछ लोग इसको बेहद फालतू सी कोशिश कह के बातें करते तो कुछ की आंखों में खुशी भी थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी इश्क की कहानियां इसी टॉकीज से शुरू हुई थीं, या फिर जिन्होंने यहां अपना अच्छा वक्त गुजारा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन वृंदा की परेशानियां कम नहीं हुई थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 66 77 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य मोहिनी मिश्रा की लिखी कहानी स्वप्ना टॉकीज। इस कहानी में अब तक आपने सुना वृंदा उस सिनेमा टॉकीज से जुड़ी अपने बचपन की खूबसूरत यादों और अपने पिता के उसके साथ जुड़े प्यार और अधूरे सपने के बीच टॉकीज की बदतर होती हालत से रूबरू होती है। इसको जानने के बाद वो अपने पिता के इस सपने को फिर से उसके पुराने मकाम पे पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर देती है। अब आगे। वृंदा अपने सालों के कमाए नाम के बलबूते कुछ 1-2 नई फिल्में थोड़े कम दामों में अब तक खरीद चुकी थी, लेकिन स्वप्ना टॉकीज की सीटों का खालीपन दूर करने में नाकामी ही हाथ लगी थी। खुले हाथों से पैसा खर्च करते हुए वृंदा ने उस टॉकीज के शरीर को एक नया रंग रूप तो दे डाला था, मगर उसकी आत्मा, वो अलग अलग भावों के लिबास में लिपटे उस शरीर में जान फूंकते दर्शक अभी तक नहीं लौटा पाई थी। बारी बारी से उसका साथ छोड़ते मददगारों की फहरिस्त के साथ साथ वृंदा की नाकामी की लकीर और लंबी होती जा रही थी। एक शाम टॉकीज के बाहर हाथों से बने एक फिल्म का पोस्टर लगाते हुए गुल्लू पेंटर को देख के वृंदा कुछ देर थम गई। अरे गुल्लू चाचा, ये पोस्टर किस फिल्म का है? हीरो हीरोइन का चेहरा तक नहीं समझ में आ रहा। सही कहा बिटिया तुमने, न ये चेहरे इतने नामी हैं और न ही ये फिल्म। पर ऐसा क्यों? वृंदा ने पूछा। अरे कैसे होती हिट बिटिया जब रिलीज ही नहीं हो पाई? गुल्लू चाचा ने जवाब दिया। मतलब? वृंदा की आंखों में कई सवाल उमड़ आए। राजेश बाबू ने यहीं के लोकल कलाकारों के साथ मिलकर बनाई थी ये फिल्म, मगर इसका कुछ हुआ ही नहीं। इसका पोस्टर बनवाने के लिए मुझको कई साल पहले दिया गया था। मैंने सोचा इतने पोस्टर जाने पहचाने बना रहा हूं, एक ये भी बना दूं। यहां के अपने कलाकारों ने फिल्म ना देखी पर कम से कम पोस्टर तो देख लेंगे, गुल्लू चचा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते हुए वृंदा की आंखों में जैसे चमक उभर आई। वृंदा किसी सोच में डूबी घर को लौटी तो उसकी आंख घर के हर कोने में दौड़ रही थी। तभी स्टोर रूम में पापा की चीजों को टटोलते हुए
उसकी नजर उस लाल कपड़े पे जा रुकी। उस कपड़े में लिपटी थी वही फिल्म की रील जिसको उन्होंने कभी चलाया ही नहीं था। आज पहली बार वृंदा अपने दिमाग की नहीं, अपने दिल की सुन रही थी। उसने इस फिल्म को रिलीज करने का फैसला कर लिया था। अगले ही दिन वृंदा ने 2-3 रिक्शा में लाउडस्पीकर लगवाए और पापा की बनाई उस फिल्म कहानी बहुत फिल्मी है कि पोस्टर बनवा के वैसे ही अनाउंसमेंट करवाया जैसे पहले हुआ करता था। आपके शहर में पहली मर्तबा आप ही के लोगों की फिल्म, देखिए अपने ही शहर के कलाकारों के चेहरे पहली बार सुनहरे पर्दे पर, सिर्फ आपके अपने स्वप्ना टॉकीज में। कई अधेड़ उम्र में पहुंच चुके कलाकार जिन्होंने जोशी जी की इस फिल्म में काम किया था, वृंदा का शुक्रिया अदा किया। बेटी, हमें तो याद भी नहीं कि हमने कभी एक्टिंग भी की थी, मगर आज तुमने हमको हमारी खोई हुई उम्मीद वापस दे दी है। रातों रात फिल्म के हर पहलू पे जुड़े लोगों में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। अरे भैया, हमने भी मेकअप किया था। अरे पूरा पूरा दिन हमारे घर में शूटिंग हुई थी। अरे पूरी टीम के लिए चाय तो भाई हमारे घर से आती थी। जोशी जी की फिल्म और स्वप्ना टॉकीज एक बार फिर सारे लोकल अखबारों की सुर्खियों में थे। अगले शुक्रवार की सुबह फिल्म रिलीज कर दी गई। पहले दिन ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन बालकनी के सारे टिकट बिक गए थे। लोग अपने शहर के लोगों को पर्दे पे देख के खुश, बेहद खुश थे। शनिवार तक तो फिल्म को फिर से देखने का मन बनाए फिल्म के कलाकार भी टिकट की लाइन में दिखे, और रविवार आते आते उनके निराश चेहरों के साथ साथ स्वप्ना टॉकीज के बाहर भी लिख चुका था, हाउसफुल। वृंदा ने आखिरकार ये लड़ाई जीत ली थी, और इसको जीतने के बाद वो वापस मुंबई कभी नहीं गई। यही फिल्में बनाई, अपना शहर, अपने लोग, अपनी फिल्में और अपना स्वप्ना टॉकीज। बस इतनी सी थी ये कहानी।